नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एसीएफ रेंजर का एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 1 इसका मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसमें 10 एमसीक्यू बनाए हुए हैं मैंने। तो ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं CGPSC/ACF रेंजर/एग्रीकल्चर पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 2 में मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न ये है कि अब मैं 4 ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन है और उसके बाद उसके नीचे आंसर है। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी तक मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उसमें मेरा भाई, मेरी मम्मी और मेरे मामा की लड़की है बस। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी शब्द आया है। एग्रोनॉमी शब्द कहाँ से आया? तो एग्रोनॉमी शब्द देखिए आया हमारा ग्रीक से। सीधा सीधा आंसर है, मैंने बताया कि ग्रीक से आया है। जनरली जो भी ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो भी शब्दावली होती हैं, दो ही जगह से आई होती हैं, या तो वो ग्रीक से आई हो या और दूसरा कहाँ से आई हो, वो लैटिन से आई हो। ठीक है, तो एग्रोनॉमी शब्द जो है हमारा एग्रो प्लस नोमोस यानी कि भूमि का प्रबंधन, ग्रीक से आया हुआ है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक चीज़ एकदम याद रखिए आप कि हमारा एग्रीकल्चर जो वर्ड है, एग्रीकल्चर वर्ड जो है आपका, वो कहाँ से आया हुआ है? तो वो आया हुआ है आपका लैटिन से। जी हाँ, एग्रोनॉमी ग्रीक से आया है, लेकिन एग्रीकल्चर जो हमारा मेन मुद्दा है वो कहाँ से आया है? लैटिन से। तो मुझे लगा कि ये कन्फ्यूजन वाला पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है शायद बन जाए। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्रोनॉमी ग्रीक से, एग्रीकल्चर लैटिन से आया हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है, गैर परंपरागत तिलहन बीज कौन सा है? गैर परंपरागत तिलहन बीज है हमारा सूरजमुखी, सनफ्लावर। सूरजमुखी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़, भारत में। तो सूरजमुखी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पूरे भारत में, कहाँ पे? कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सूरजमुखी का। अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर डोज अनुपात एनपीके। अपने को पता है कि एनपीके क्या होता है? एक अपना उर्वरक है जो नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम के खास मिश्रण से बना हुआ है। तो ये अलग अलग खाद्यान्न फसलों के लिए अलग अलग रेशियो होती है। ये बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने सीजीपीएससी में भी पूछा जाता है, और एग्रीकल्चर का पोर्शन है तो मुझे लगता है कि इन चारों में से शायद एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों की खाद्यान्न फसल के लिए क्या होता है इसका अनुपात। तो खाद्यान्न फसल के लिए एनपीके का अनुपात होता है 4:2:1। जी हाँ, 4:2:1 होता है खाद्यान्न फसल के लिए। दलहन फसल के लिए इसका अनुपात होता है 1:2:2। ठीक है, 1:2:2। ये कहीं कहीं पे वेरी भी करता है, इसको एक बार और मिला लीजिएगा दलहन फसल के लिए। फिर तिलहन फसल पे आते हैं। तिलहन फसल के लिए होता है 3:2:1। ठीक है, तिलहन फसल के लिए क्या होता है? 3:2:1। इसमें आपको सीधा सीधा घट जाना है, 3:1 याद रख लेना है तिलहन फसल के लिए। मोटे अनाज के लिए, फॉडर क्रॉप्स के लिए क्या होता है? मोटे अनाज के लिए होता है 2:1:4। ठीक है, 2:1:4। ये आपको याद रखना है, ये चारों ये फर्टिलाइजर डोज अनुपात है एनपीके का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा धान के बारे में। हमारा जो आज का वीडियो है ये थोड़ा धान पे कंसंट्रेटेड है, तो देखिएगा धान के बारे में ही रहेगा आगे का क्वेश्चन। धान का वनस्पति नाम क्या है? धान का वनस्पति नाम, बॉटनिकल नाम क्या है? तो धान का बॉटनिकल नाम क्या है आपका? ओरिएजा सतीवा। ओरिएजा सतीवा है धान का बॉटनिकल नेम, वनस्पति नाम। याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको रटने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ओरिजा सतीवा। ठीक है, और ये पोवासिया फैमिली से बिलोंग करता है। जी हाँ, ये कहाँ से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? पोवासिया फैमिली से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ट पीएच एंड टेम्परेचर फॉर पैडी कल्टीवेशन। मतलब कि धान के उत्पादन के लिए पीएच मान क्या होना चाहिए, और एक एवरेज टेम्परेचर, जो एक मानक टेम्परेचर है, ताप है, वह कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो आपका एवरेज पीएच है वो है 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 7 से कम है, मतलब थोड़ा अम्लीय प्रकार का है।
ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना अपन ACF के लिए, उसका भी क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। तो यहाँ पे देख लीजिए pH क्या है, 4 से 6 के बीच में है। टेम्परेचर क्या है आपका, 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड में धान का जो फसल है वो अच्छा होगा। और pH कितना होना चाहिए, 4 से 6 होना चाहिए। यही अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, तो ज़्यादा अम्लीय हो गया अगर हमारा खेत, हमारी मृदा ज़्यादा अम्लीय है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ता है उस टाइम पे, हम क्या मिलाते हैं उसमें, CaO मिलाते हैं। जी हाँ, चूना मिलाते हैं। ठीक है, चूना लगा देते हैं मिट्टी में, तो क्या हो जाता है, मिट्टी का जो अम्लीयता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसका एसिडिक नेचर जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली कम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया pH के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमा इन राइस इज ड्यू टू। जी हाँ, धान की खुशबू। तो धान की खुशबू किस चीज़ की वजह से होती है। वैसे आपको बाजार वाले धानों में ये सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, ठीक है, बाजार वाले चावल में एक्चुअली। लेकिन ये जो होता है एरोमा, धान की जो खुशबू होती है, एक फ्रेगनेंस होता है धान का अपना, चावल का अपना, वो होता है डाई एसिटिल 1 प्रोपेलिन की वजह से होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, डाई एसिटिल 1 प्रोपेलिन की वजह से होता है धान का एरोमा। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दे के पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड इज। ठीक है, धान के खेतों से किस गैस का उत्सर्जन होता है। तो धान के खेतों से किस गैस का उत्सर्जन होता है, धान के खेतों से गैस का उत्सर्जन होता है CH4, मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है धान के खेतों से, याद रखिएगा। अब 8वां क्वेश्चन है, धान में कई प्रकार के रोग होते हैं, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो उनको मैंने ABCD करके कैटेगराइज कर दिया, और किनके वजह से होता है वो मैंने इसके जस्ट सामने लिख दिया हुआ। जैसे पहला रोग है खैरा रोग। ठीक है, धान में होता है खैरा रोग। तो खैरा रोग क्यों होता है, खैरा रोग होता है जिंक की कमी के कारण। ठीक है, जिंक की कमी के कारण आपका खैरा रोग होता है धान में। एकीओची रोग किसके वजह से होता है, तो एकीओची रोग जो H2S है, ठीक है, H2S की टॉक्सिसिटी के कारण एकीओची रोग होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना। फिर तीसरा है व्हाइट आई। व्हाइट आई रोग जो होता है वो होता है आपके आयरन की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से आपका होता है व्हाइट रोग। ठीक है, व्हाइट आई रोग। फिर चौथा रोग है धान से रिलेटेड, डेड हार्ट एंड वाइट ईयर। जी हाँ, उसका दिल मर जाता है और उसके कान सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये आप याद रखना पड़ेगा, ये क्यों होता है, तो एक कीड़ा होता है येलो स्टेम बोरर। ठीक है, येलो स्टेम बोरर की वजह से ही आपका डेड हार्ट एंड वाइट ईयर रोग होता है धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेस्ट सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन। ठीक है, बेस्ट सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन क्या है, तो अपने को पता है कि धान लगाने का, धान में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग यानी कि रोपा लगाना। रोपा लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग जब थोड़ा सा बरसात होता है तो धान का थरहा लगा लेते हैं। ठीक है, और इन थरहा को उखाड़ उखाड़ करके एक एक करके हम लोग धान के पौधों को रोपते हैं। रोपा लगाना बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं इससे। इससे क्या है, धान का उत्पादन ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, कल ही मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो मुझे उसने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, रोपा न लगा करके बीज को ही बो देते हैं। मैंने पूछा कि ऐसा करने से उत्पादन तो कम होता होगा। बोला कि हाँ, उत्पादन जरूर कम होता है, लेकिन मजदूरों की कमी की वजह से हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, और पर एकड़ हमारा बहुत सारा पैसा बच जाता है रोपा नहीं लगाने की वजह से। तो ये भी एक ऐसा है, मतलब आप ये, आपको एकदम याद नहीं रहना चाहिए कि मतलब धान लगाने के लिए रोपा ही लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बीज को भी बोते हैं। और दूसरा तरीका है रोपा लगाना। तो रोपा लगाना यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेस्ट सिस्टम, मतलब इससे क्या होता है आपका कि जो धान का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये धान से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि यहाँ पे ले लेना चाहिए इस क्वेश्चन को। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही खेत में क्या करते हैं हम लोग, फसलों को अदल बदल कर लगाते हैं। ठीक है, कभी उसमें धान लगा दिए तो धान लगाने के बाद दूसरा फसल जो होगा उसमें उड़द का लगा लेंगे, मूंग का लगा लेंगे। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग फसल चक्र। जी हाँ, इसको हम लोग फसल चक्र कहते हैं, कि जो मिट्टी है उसका फर्टिलाइज प्रॉपर्टी बना रहे, उसकी उर्वरता शक्ति बनी रहे, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, फसल को अदल बदल कर लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फसल चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ये 10 क्वेश्चंस एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट। एग्रोनॉमी शब्द कहाँ से आया है, एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक से आया है। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है, यहाँ पे याद रखने वाली बात है। नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप, गैर परंपरागत तिलहन बीज क्या है, सनफ्लावर है। ठीक है, सूरजमुखी है। सूरजमुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, मैंने बता दिया था। NPK की रेशियो देख लीजिए, खाद्यान्न के लिए 4:2:1, दलहन के लिए 1:2:2,
तिलहन के लिए 3:2:1, मोटा अनाज के लिए 2:1:4। धान का वनस्पति नाम क्या है? ओरिजा सतीवा, और इस किस फैमिली से बिलोंग करता है? पोयासिया फैमिली से बिलोंग करता है। धान के लिए बेस्ट पीएच और टेम्परेचर कितना है? धान के लिए बेस्ट पीएच 4 से 6 और टेम्परेचर है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। धान की खुशबू एरोमा किसके वजह से होती है? डाई एसिटिल 1 प्रोपेलिन की वजह से होती है। धान के खेतों से किस गैस का उत्सर्जन होता है? धान के खेतों से CH4 मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं धान में? तो खैरा होता है, जिंक की कमी के कारण एक्यूओजी होता है, आपका H2S टॉक्सिसिटी के कारण व्हाइट आई होता है, फेरस की कमी के कारण डेड हार्ट एंड व्हाइट ईयर होता है, येलो स्टेम बोरर कीड़ा की वजह से। ठीक है, बेस्ट सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन क्या है? रोपा लगाने से ज्यादा धान का उत्पादन होता है, इसलिए बेस्ट सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही खेत में फसल को अदल बदल कर लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग फसल चक्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।